नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य 91 पे आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम समीक्षा इकाई 2016 में जो पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं री एग्जाम में उसको सॉल्व कराएंगे और साथ में ये भी बताया जाएगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसका आपका जो टफ लेवल है वो क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब पहला है इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना इसका 1990 में ही हुआ है। कौन से उसमें दिया हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल जो है आपका अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल कौन से भाग में दिया गया है? तो आप अगर भाग वो करोगे तो ये भाग 11 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 263। दूसरा ऑप्शन क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। एनडीसी की स्थापना कब की गई? 1954 में। तो ये बता रहे हैं, लेकिन ये पूछा इसमें से कौन गलत है? तो एनडीसी जो है 1954 नहीं है। एनडीसी जो है ये 6 अगस्त कब है? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना मेनली जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के लागू करने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और इस समय भी एनडीसी है, लेकिन अब एनडीसी का कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि एनडीसी का जो कार्य है उसकी जगह पे ये सारा कार्य गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है। दूसरा है फिर सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में स्थापना किया गया। कौन सी कमेटी के उस पर? के संथानम के संथानम कमेटी की अध्यक्षता में सिफारिश पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट अगर आपसे पूछेगा तो 2003 में आया था। ठीक है, इसको जो विधिक बनाया गया है 2003 में बनाया गया है। ठीक है, अब आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना की गई है 1993 में किया गया है। ये कैसा है? एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक और संवैधानिक दो अलग अलग तरीके के आयोग होते हैं। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनके बारे में संविधान में बताया गया है। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जो संसद के विधि द्वारा बनाया जाता है, संसद अपनी विधि द्वारा बनाता है। तो अगर संसद किसी चीज़ को बना रहा है तो उसे संवैधानिक कहते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये क्या है? ये एक संवैधानिक आयोग है और इसकी स्थापना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के तहत किया गया है, जो यूएन की एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पार्लियामेंटो रिफॉर्म, फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें पार्लियामेंटो क्या है? पार्लियामेंटो जो एक्ट आया है इसमें और सारी चीज़ जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो इतिहास के गुरुजी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, इतिहास के टीचर। हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है बस। तो पार्लियामेंटो में जो मेन आया है, इसमें पहला काम किया गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। दूसरा इसका जो क्या किया गया है, पहली टाइम इसमें मत देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मत देने की बहुत कम उसमें था। और दूसरी चीज़ ये था कि डायरेक्ट मतदान नहीं था और बजट पे बहस करने का अधिकार दे दिया गया है। जो बहस था, बहस करने का अधिकार। और तीसरा जो इसमें सुधार किया गया है पार्लियामेंटो का थर्ड जो सुधार था ये आपका है, जो काउंसिल थी, काउंसिल की संख्या बढ़ा दी गई है। जो काउंसिल में सदस्य होते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। ये 3 काम किए गए थे और कोई विशेष कार्य इसमें पार्लियामेंटो सुधार में नहीं किया गया। और सबसे मेन इसका जो पार्लियामेंटो का पूछता है वो सांप्रदायिक निर्वाचन है। सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई वो पार्लियामेंटो सुधार के तहत ही की गई। इसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909। ठीक है, फिर आपका है दूसरा
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो मेन चेंज किया गया है वो सिर्फ दो हुआ है। पहला, जो निर्वाचन था फर्स्ट टाइम, पहली बार डायरेक्ट निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, पहली बार डायरेक्ट निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 10% लोग मतदान दे सकते थे। कितने परसेंट लोग? 10% लोग मतदान दे सकते थे। मात्र 10% लोग मतदान देने का अधिकार दिया गया था। फिर इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या किया गया है, दूसरा डायरार्की, जो स्टेट था स्टेट में डायरार्की लागू कर दिया गया है। स्टेट में दूसरा जो कार्य किया गया है, जो सेकंड काम किया गया है और डायरार्की। डायरार्की से हिंदी में द्वैध शासन भी कहते हैं। द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, द्वैध शासन प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई है। इसमें दो तरीके के कानून थे, एक ट्रांसफरेबल था और एक रिजर्व था। जो रिजर्व था वो जो गवर्नर थे, स्टेट के गवर्नर होते थे उनके अंडर में होता था, और जो ट्रांसफरेबल था वो जो स्टेट की मिनिस्टर थे, मिनिस्टर के अंडर में होता था। और मिनिस्टर जो होते थे वो रिस्पॉन्सिबल किसके ऊपर होते थे? वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। ये कार्य किया गया। सेकंड काम किया गया, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी उसको द्विसदनीय बना दिया गया। क्या किया गया? द्विसदनीय बनाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव था उसको द्विसदनीय बनाया गया। और फिर इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया गया, द्विसदनीय बना दिया गया, और साथ में जो इनका सांप्रदायिक निर्वाचन था इसमें और वृद्धि कर दिया गया। बस यही सारे काम किए गए हैं और उसके बाद और कोई विशेष इसमें चीज़ें नहीं आई हैं। फिर आपका थर्ड आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का हमारा संविधान है, लगभग मान के चलिए कि संविधान का लगभग मान के चलिए कि 75% भारत सरकार अधिनियम के तहत दिया गया है। भारत सरकार जो अधिनियम था इसमें क्या थी? 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां और 311 अनुच्छेद की व्यवस्था किया गया। पहली बार इसके तहत फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। और साथ में ये जो पूछा गया है इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। तो इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट था इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। फेडरेशन की स्थापना की गई। फेडरेशन में ब्रिटिश प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट थे। फेडरेशन में कौन कौन था? ब्रिटिश प्रोविंस और साथ में प्रिंसली स्टेट। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर बाद में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत जो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता थी वो खत्म कर दी गई भारत से, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म कर दिया गया। साथ में जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल किसके था? वहाँ के गवर्नर जनरल के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, ये पूरा होता। तो इसमें सही कौन सा होगा? थर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर आपका आता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता अधिनियम। तो अस्पृश्यता अधिनियम जो है अनुच्छेद 17 में ही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी अधिनियम, ये किस में दिया गया है? 23 के तहत। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, ये आपका दिया गया अनुच्छेद 25। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अनुच्छेद 29। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 में है, इसमें अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध की बात की गई है।
23 में क्या किया गया है? बाल श्रम निषेध। तेईस में बाल श्रम निषेध की बात की गई है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये अनुच्छेद 22 में है। ये किस में है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 में है। ये सारे कौन से भाग में है? ये जो भाग पार्ट 3, पार्ट 3 भाग 3 में सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, फिर आपका आता है निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? सिटीजनशिप। टोटल कितने भाग हैं? संविधान में टोटल 22 भाग दिए गए हैं और इस समय 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तो उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। बाद में उसमें जो पहला संविधान संशोधन था उसके तहत 9वीं अनुसूची शामिल किया गया। फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत 10वीं अनुसूची शामिल किया गया। फिर 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी? आपकी 11वीं अनुसूची, और उसके बाद फिर 12वीं अनुसूची शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो सिटीजनशिप नागरिकता अधिनियम ये भाग 2 में, ये सही है। फिर आपका है संघ राज्य क्षेत्र भाग 7। फिर नगर पालिकाएं भाग 9A, इलेक्शन निर्वाचन भाग 15। तो इसमें क्या है? इंडियन टेरिटरीज, ये जो भाग 7 है, भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। इंडियन टेरिटरी किसमें है? ये है पार्ट पार्ट 8। ये भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र किसमें दिया गया है? भाग 8 में। ठीक है, इलेक्शन टोटल कितने भाग हैं? जैसे सारे भाग हम आप लोगों को बता देते हैं, एक मोटा मोटा उसमें बता देते हैं कि भाग कितने हैं। जैसे पार्ट 1, एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है? भाग 2 मोटा मोटा हम बता देते हैं। भाग 2 में क्या है? आपका नागरिकता। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के निर्देशित। भाग 4 ये उसमें क्या है? जो मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ राज्य। ठीक है, संघ जो है संघ का क्षेत्र, संघ सरकार जिसको आप कह सकते हैं। फिर भाग 6 उसमें राज्य सरकार। भाग 7 आपको हम बता दिया, डिलीट हो गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें। भाग फिर 9A में आपको बताया ही है। 9A में पंचायत। 9 में पंचायत। 9A में क्या है? आपको म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिकाएं। और 9B में क्या है? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, फिर आपका भाग 10 में क्या है? ट्राइबल क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में आपका क्या है? भाग 11 में आपका केंद्र राज्य प्रशासनिक और विधायी संबंध। उसके बाद भाग 12 इसमें वित्तीय संबंध। भाग 13 इंटर स्टेट व्यापार। भाग 14 जो आपकी लोक सेवा है, जो लोक सेवाएं सारी अभी कराई जाती हैं, लोक सेवाएं जो बनाई गई। भाग 14 में क्या है? लोक सेवाएं। भाग 14A में क्या किया गया है? 14A में ट्राइब्यूनल। भाग 15 में क्या दिया गया है? 15 में आपका निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है? जो कुछ स्पेशल जो प्रोविजन है विशेष कैटेगरी के लिए, जैसे आपका एग्लो इंडियन है, SC ST है, इनके लिए जो सीटों का आरक्षण किया गया है, ये किस में किया गया है? भाग 16 में। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में आपके भाषाएं हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज किस में दिया गया है? भाग 17 में। भाग 18 में क्या दिया गया है? इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन में कितने के हैं भाग? जैसे इमरजेंसी प्रोविजन में आपातकालीन शक्तियां 352, 356 और 360। फिर आपका क्या आता है? भाग 19 में क्या दिया गया है? आपका मिसलेनियस, विविध, जो विविध दिया गया है, बहुत सारे विविध चीजें दिया गई है। फिर भाग
20 आता है। भाग 20 में आपका क्या आता है, संविधान संशोधन। भाग 21 में टेम्पोररी ट्रांजिशनल जो सारे अनुच्छेद दिए गए 370 सब सारे किस में दिए गए हैं, ये भाग 21 में दिए गए हैं। और भाग 22 में शार्ट टाइटिल ऐसे सारी चीज़ें भाग 22 में दिए गए। तो ये आपका सारे भाग हैं। उसके बाद तो ये आपको पता चल गया कि इसमें कौन सही है, बी। ठीक है, क्योंकि आपको बता दिए कि जो संघ राज्य क्षेत्र है किसमें दिया हुआ है, ये भाग ये भाग 8 में दिया गया है। ठीक है, और सारे आपको बता ही दिए हैं। फिर आपका आ जाइए, पूछ रहा है इसका जो मेन होता है कि पूछता है, एक दिया होता है सेंटेंस, तो इसमें यही पूछता है कि आप लोगों से आएगा जो मेन हो कि जो सेंटेंस है, कथन है और कारण दोनों सही है, दोनों गलत है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। ये एक दो क्वेश्चंस इसमें हर पेपर में आते हैं। जैसे पहला कथन क्या पूछ रहा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु होता है। फिर रीजन क्या बता रहा है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों की आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो वहां के गवर्नर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के गवर्नर में निहित होती है। आर्टिकल कितना, आर्टिकल 153 के तहत उसमें निहित होती है। अब जो सेंट्रल की कार्यपालिका शक्ति होती है, सेंट्रल की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित तो होती है, और आर्टिकल किसके तहत, 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है। तो जो राज्य विधानसभा का मेन कार्य होता है, राज्य विधानसभा का मेन कार्य यही होता है, और राज्य कार्यपालिका का कार्य होता है कि जो राज्य विधानसभा या संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया है उसका अनुपालन करवाए। तो ये पहला जो आपका है ये सही है। दूसरा कह रहा है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो अनुच्छेद 256 अनुच्छेद 256 में वर्णित जो कुछ कार्य हैं, कुछ विषय हैं, उसके लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आर्टिकल 365 के तहत राज्यों को क्या कर सकती है, निर्देश केंद्र दे सकती है। किसी भी कार्य के लिए जो कार्य इसमें दिए गए हैं इसके तहत उसको 365 के तहत निर्देश दे सकती है। अगर इसका निर्देश को मानने में राज्य विफल होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में माना जाएगा कि संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने में विफल रहा और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा उस राज्य में। तो 256 में दिया गया है और 365 के तहत उसमें निर्देश देने का अधिकार सेंटर को है। तो मतलब दो भी सही है। और फिर अब क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए तथा आर सही है और ए आर का सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। लेकिन आपको हम जिस तरीके से बताए हैं तो इसके यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, साथ में दूसरा उसकी व्याख्या भी कर रहा है कि हाँ उसको निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। फिर आप अब आ गए दूसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब पहला है सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये बिल्कुल सही है। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की
नियुक्ति की गई थी। लेकिन ये मान के चलिएगा, मानिएगा कि ये जो आपका है सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, ये आम लोगों के लिए नहीं था। ये जो ब्रिटिश थे या यूरोपीय लोग थे उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, यानी जो कंपनी के लोग थे उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। ये भारतीयों के लिए नहीं बनाया गया था, आम लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। दूसरा पूछ रहा है लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस इन द कोर्ट। लेमेस्टर इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, तो लेमेस्टर इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस नहीं थे। ठीक है, कौन था? सर एलिजा। सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे जो थे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। तो ये जो है लेमेस्टर, ये गलत है, सेकंड गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, इसलिए ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ये इज राइट आंसर, राइट। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश, तो कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं? एक्टिंग जज क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या बोथ, ए एंड बी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो कहाँ होती है? हाई कोर्ट में होती है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, वहाँ एडहाक होते हैं, कार्यकारी नहीं होते हैं। एडहाक जस्टिस होते हैं लेकिन कार्यकारी कोई नहीं होता है। 223 के तहत आर्टिकल 223 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस की, कार्यकारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी चीफ जस्टिस, कार्यकारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल 224 के तहत एक्टिंग जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। एक्टिंग जस्टिस या अपर जस्टिस, इनकी जो नियुक्ति की जाती है ये 224 के तहत की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं कहीं आपको बहुत सारी बुक में मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती थी, वहाँ एडहाक होते हैं। एडहाक और कार्यकारी में एक्टिंग और एडहाक में डिफरेंस होता है, ये जानिए। फिर आपका आता है दोनों सूचियों को मैच करना है, कौन सा किससे हो है। तो आप टोटल हम आपको कितने बताए हैं? अभी आपको बता चुके हैं कि कितने भाग हैं। भाग टोटल 22 हैं। और शेड्यूल कितने हैं? अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 8 अनुसूचियाँ थीं। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची, यानी फर्स्ट हम 60 में लिख देते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा जो जोड़ी गई थी वो पहली अनुसूची फर्स्ट, इसको आप स्केड्यूल समझ लीजिएगा 60 में। और उसके बाद फिर 50 सेकेंड द्वारा अमेंडमेंट द्वारा कौन जोड़ी गई है? आपकी 10वीं। ठीक है, दसवीं कैसे जोड़ी गई है? 52 द्वारा, फिर 73 द्वारा, 73 द्वारा जोड़ा गया है आपका 11वीं, और 74 द्वारा जोड़ा गया है आपका 12वीं अनुसूची। ठीक है, ये जोड़ा गया है। तो अब आपको हम मिला देते हैं। आप जानी गए हैं कि सारी अनुसूचियाँ क्या है। 7वीं अनुसूची में आप, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची जो आप लोगों का है, पहली अनुसूची में आप लोगों का स्टेट और उसके नाम है कि भारत का क्या नाम होगा और उसके राज्यों का क्या नाम होगा। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में दिया गया है जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके
शपथ प्रतिज्ञान क्या होंगे। फिर थर्ड अनुसूची में क्या दिया गया है, उनका सॉरी जो सेकंड अनुसूची है उसमें उनका वेतन दिया गया है कि कितनी सैलरी, क्या सैलरी कैसे मिलेगी और सारी चीज़ क्या होगी, अलाउंसेस प्रिविलेज उसमें दिया गया है सेकंड अनुसूची में। और जो थर्ड अनुसूची है उसमें उनका शपथ और प्रतिज्ञान दिया गया है, शपथ कैसे लेंगे। फिर फोर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य कितने होंगे। फिफ्थ अनुसूची में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ट्राइबल एरिया फिफ्थ अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। ट्राइबल एरिया जो दिया गया है फिफ्थ अनुसूची में कौन, और सिक्स जो छठवीं अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के ट्राइबल एरिया दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर आपका 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में तीनों उसमें शक्तियों का विभाजन दिया गया है। 8वीं अनुसूची जो है भाषाएं दिया गया है। 9वीं अनुसूची जो है वो विशेष उसके लिए लाया गया है, खासकर जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार के लिए लाया गया है। 10वीं अनुसूची आपको बताई दी है कि दल बदल विधेयक के लिए है। 11वीं अनुसूची आपका पंचायती राज के लिए है और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं के लिए है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं 7वीं अनुसूची। तो आप ये सारे बता दिए, 7वीं अनुसूची क्या होगा। 7वीं अनुसूची संघराज्य तथा समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है आपको बताए हैं, भाषाएं। 9वीं अनुसूची में आपको बता दिए हैं क्या है, अधिनियमों का विध मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में क्या है, परिवर्तन के आधार पर, दल परिवर्तन के आधार पर वही दल बदल विधेयक, जब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसमें आया। तो आप मिला लीजिए 7 का 3, तो मान लीजिए ये दोनों तो ऐसे आपका गलत हो जाएंगे क्योंकि ए का 3 किसी इसमें है नहीं, तो ये दो ऐसे कैसे आप लोगों को जो करना है इसी आधार पे आप करेंगे ही। तो जैसे मान लीजिए ए का आपको पता चल गया थर्ड है, तो पहले ये दोनों तो अपने आप खत्म हो गए कि ये में थर्ड है नहीं किसी में, अब खाली दोनों इसमें देखना है। तो इन दोनों में से होगा बी, आपको मिलाना ही नहीं है क्योंकि बी का मतलब दोनों में ये दिया हुआ है। अब सिर्फ सी को आपको देखना है। सी 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची में, तो आपको हम बताए हैं कुछ विधि का, अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो ये दिया हुआ किसमें, ये दिया है आपका इसमें। तो डी आपका सही होगा क्योंकि ये 4, और जो डी है 10वीं ये डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आप ऐसे मिलाएंगे, पहले इसका करने का भी विधि होता है। मान लो आपको बहुत अधिक नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से मत जाइए क्योंकि यहाँ से तो ये दोनों तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। ये दोनों साथ में मिल रहे हैं तो दोनों अपने आप मिल जा रहे हैं, यहीं से आपको वो करना है, ठीक है। ये थोड़ा टफ पूछ लिया है, इतना टफ अगर हमेशा नहीं आता है, लेकिन अगर आपको एक भी इसमें से पता है तो अपने आप ये कर ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, तो आंसर कौन होगा, डी। फिर आपका आता है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा मैच नहीं कर रहा है। आपको सारे भाग अभी हम बता ही दिए हैं, कौन से भाग में क्या दिया है। पंचायतें भाग 9 में, ये बिल्कुल सही है। म्यूनसिपालिटी, नगर पालिकाएँ भाग 9 है, ये बिल्कुल सही है, आपको हम बता ही चुके हैं। फिर द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको बता चुके हैं कि ये 9B में दिया गया है। ट्राइब्यूनल आपको हम किसमें बताए हैं, आप लोगों को ट्राइब्यूनल किसमें बताए हैं। ट्राइब्यूनल जो है ये भाग 14A किसमें दिया है, ट्राइब्यूनल भाग 14A में। तो ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि सारे भाग 22 भाग आप लोगों को बता दिए हैं। जब बाद में अभी पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में कौन से कितने पार्ट है और सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए हैं। धन्यवाद।